परावर्तन का द्वितीय नियम हेडिंग लग गया भाई। लिखिए, इस नियम के अनुसार परावर्तन का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो, आपतन परावर्तन बराबर होता है, लेकिन शर्त क्या है कि परावर्तन कैसा होना चाहिए? सतत। अगर सतत परावर्तन होगा तो ही आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर सतत परावर्तन नहीं होगा तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लिखिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। लिखो, दर्पण दर्पण एक ऐसी संरचना होती है, दर्पण एक ऐसी संरचना होती है जिससे प्रकाश का सतत परावर्तन, जिससे प्रकाश का सतत परावर्तन, प्रकाश का सतत परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का सतत परावर्तन होता है। और एक बात क्या ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन कांच से नहीं होता। प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? धातुओं से होता है। इसलिए कांच को स्मूथ, चूँकि कांच को स्मूथ करना बड़ा आसान है, स्मूथ एंड क्लीन करना इजी है, इसलिए हम कांच की प्लेट का उपयोग करते हैं और उसके पीछे मेटल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। वो मेटल ही है जो प्रकाश का परावर्तन करती है, कांच से कभी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो मिरर बनाने के लिए क्या करेंगे? मिरर बनाने के लिए भी तो स्मूथ सरफेस चाहिए ना। तो जो मिरर होता है, इसे दर्पण कहते हैं हिंदी में, इसका निर्माण करने के लिए क्या लेते हैं? कांच की प्लेट। अब वो प्लेट सर्कुलर भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है, और इसके ऊपर क्या करते हैं? पॉलिश लगाते हैं। किसका? मेटल ऑक्साइड का। कोई भी मेटल ऑक्साइड का पेंट लगा देंगे, जैसे कि आयरन ऑक्साइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड, तो बन जाएगा दर्पण। ठीक है, मिरर। दर्पण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक होता है समतल दर्पण, जिसे कहते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण होता है, इसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जिन्हें पढ़ के याद रखना होगा हमें, किसी परीक्षा में नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके एक सरफेस पे क्या करेंगे हम? पॉलिश। तो ये पॉलिश्ड हो गया, और ये सरफेस कैसा रहेगा? रिफ्लेक्टिंग।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ये परावर्तक तल है। कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी। तो अगर कोई किरण इस तरीके से आ रही है तो इसी कोण पर यह वापस चली जाएगी। यानी अगर ये 45 अंश पर आई है तो 45 पर ही जाएगी वापस। ये होता है रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। और एक प्लेन मिरर के लिए लागू होता है और हर मिरर के लिए लागू होता है। इस प्लेन मिरर में कुछ विशिष्ट बातें हैं जिन्हें याद रखना होगा। जैसे ये समतल दर्पण है तो इसमें वक्रता नहीं होगी, इसलिए इसकी त्रिज्या का मान क्या होता है? 0। और त्रिज्या का मान 0 होने के साथ फोकस दूरी क्या होती है इसकी? अनंत होती है, इनफाइनाइट। यानी रेडियस 0 होता है और जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा और उल्टा होगा। आभासी और उल्टा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी ही बनेगा और उल्टा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद मान लो कि कोई वस्तु दर्पण से कुछ दूरी पर रखी है, ये वस्तु हो गई, और ये दर्पण से x दूरी पर रखी गई है। अगर ये वस्तु दर्पण से x दूरी पर है तो दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्रतीत होगा? x दूरी पर ही प्रतीत होगा, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूर आपको प्राप्त होगा जितने दूर वस्तु दर्पण से रखी गई है। यानी अगर दर्पण से 5 मीटर दूरी पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर कितनी दूर महसूस होगा आपको? 5 मीटर ही। इसके बाद अगर ये वस्तु गति करने लगे दर्पण की ओर, किस स्पीड से? v स्पीड से, तो इसका प्रतिबिंब किस स्पीड से दौड़ेगा? 2v, डबल स्पीड से। यानी इमेजिन करो कि आप दर्पण के सामने हो और आप दौड़ लगा रहे हो दर्पण की ओर। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ेंगे तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ेगा, हैं? ऐसा ही होता है, कोई कारण नहीं है, प्रकृति का रूल है, ठीक है। सूरज पूरब में ये क्यों उगता है? कोई कारण दो, हैं? पहली बार वहीं से निकला था। हाँ, ये ज़्यादा सटीक आंसर है कि पहली बार वहीं से निकला था, लेकिन ये आंसर तब तक वैलिड है जब तक कक्षा 8 तक के पढ़े लिखे विद्यार्थियों के सामने उत्तर दोगे। आगे बोलोगे तो पता चलेगा सूर्य कभी अस्त होता नहीं, इसलिए निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिन्हें कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य। वो बदले नहीं जा सकते और उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उन्हें मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा है। तो ये वस्तु है, अगर x दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? x। दूसरा, वस्तु अगर v चाल से दर्पण की ओर जाएगी तो इसका प्रतिबिंब इसके डबल स्पीड से दर्पण की ओर आएगा। इसके बाद ये है कि अगर हम अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं, फुल इमेज समझते हो ना, जैसे सुबह सुबह आप शीशा देखते हो तो शीशा लेवल में होता है इतना बड़ा। अगर शीशा है तो ऐसे जब मुंह देख रहे होते हैं तो सिर्फ यही चेहरा दिखता है, ऐसे करो तो बाल दिखता है, ऐसे करो तो कॉलर दिखती है। यानी जहाँ जहाँ लेवल आप फिट करोगे वही एरिया दिखता है। लेकिन आप चाहते हो कि सर से लेकर पैर तक पूरा इमेज एक ही बार एक दर्पण में आपको दिख जाए, तो कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए ऐसे में? हाँ, अपने साइज़ का, जितने बड़े आप हैं उतना बड़ा दर्पण चाहिए नहीं। पूरा इमेज देखने के लिए, फुल इमेज के लिए आपको ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा लेना होगा। यानी अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको सिर्फ 3 फीट का दर्पण एक निश्चित दूरी पर लगा देना है और आप अपने पूरे सर से लेकर पैर तक के हर भाग को देख सकते हो, यानी पूरा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं आप।
ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि फुल इमेज के लिए समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, आधी। इसके बाद होता है कि नाई की दुकान पर कभी गए होंगे, बार बार तो कैंची लेके तैयार रहते हैं हमेशा। कौन कह रहा बहुत जाते हो? नेपाल वाला हेयर सैलून समझ रखे हो का? देखो जो बार बार होते हैं, आप उनके शोरूम में जाइए तो एक दर्पण सामने लगा होता है और एक उसके जस्ट सामने लगा होता है। दो दर्पण आमने सामने ऐसे लगे होते हैं। जब आप बैठ के उस दर्पण में अपने आप को देखोगे तो आप अकेले नहीं नजर आओगे, आप जैसे 1000 नजर आते हैं। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति के कई प्रतिबिंब एकांतर क्रम से मिलते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्या इनकी संख्या को हम काउंट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, काउंट कर सकते हैं। देखो दो दर्पण और वो भी समतल हों और कुछ कोण पर अगर झुका कर रखे गए हैं, एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है। इन दर्पणों के बीच का कोण मान लो क्या है, थीटा। तो ये एक दर्पण हो गया और ठीक ये। तो इसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, प्रतिबिंबों की संख्या, उसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा -1। प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 360/थीटा -1, जहाँ थीटा क्या है? दर्पण के बीच का कोण। अब इमेजिन करो कि ये दोनों दर्पण क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए ऐसे, तो थीटा का मान क्या मिलेगा? 0। और जब थीटा का मान 0 होगा तब संख्या कितनी आएगी? 360/0 -1। अब 0 से भाग करेंगे 360 में तो क्या आएगा? क्या आएगा? अनंत। इसमें कोई आर्यभट्ट के खानदान से नहीं है, नहीं तो ऐसे काट देते 0 0 36 आता। 0 से 0 काट दिया, आया क्या? 36। बट ऐसा कोई आर्यभट्ट के खानदान से है नहीं, इसलिए 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट से 1 लेस करोगे तो इनफाइनाइट ही होता है। यानी अगर दो दर्पण आमने सामने समतल दर्पण समानांतर रखे गए हैं तो कितने इमेज बनेंगे? इनफाइनाइट, यानी इतने इमेज बन जाएंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं अनंत। एक परिस्थिति और लेते हैं कि मान लो पहला दर्पण और दूसरा दर्पण दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90। तब प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/90 -1। तो 9 चौक अर्थात कितने इमेज बनेंगे? सिर्फ 3 इमेज बनेंगे। वो तो पूछना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोग पैरेलल रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा क्रॉस करके रखते हैं, तो बार बार से पूछना पड़ेगा कि कैसा डिजाइन करवाया है। एक केस और लेते हैं। मान लो कि दोनों दर्पण 45 डिग्री पे हों। कितने डिग्री पे है? 45। यस, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 45। तब n का मान क्या होगा? 360/45 -1। तो 45 8 360। कितने प्रतिबिंब बन गए भाई? ये आंसर हो गया। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो समतल दर्पण की बातें स्पष्ट हो गई। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0, क्योंकि ये वक्र बनता ही नहीं है तो समतल होता है, इसलिए फोकस दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट। इससे प्रतिबिंब हमेशा आभासी और उल्टा बनता है। इस दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब आपको आभास होगा। यदि वस्तु पर दर्पण की ओर v स्पीड से जाएगी तो उसका प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर डबल स्पीड से यानी 2v स्पीड से आएगा। अगर आप फुल इमेज देखना चाहते हो अपना, तो उसके लिए अपनी हाइट का आधा हाइट का दर्पण आपके पास होना
चाहिए, यानी 6 फीट के अगर आप हैं तो 3 फीट का दर्पण होना चाहिए और उससे एक निश्चित दूरी पर आपको खड़ा भी होना चाहिए। यानी कि 3 फीट का दर्पण लगा के ऐसे खड़े हैं, हेलो, तो वो दिखेगा नहीं, उसको डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं समझना कि जो पास में जाके खड़े होंगे तो 6 फीट नज़र आएगा, नहीं। और तीसरा यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रतिबिंबों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है जो अभी के बता देता हूँ आपको कि ये उल्टा का क्या मतलब होता है, ज़रा समझो। एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है, ऐसे AMBULNCE ऐसे लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि मैंने बताया ना कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब अगर एक गाड़ी जिस पर एम्बुलेंस लिखा है वो आगे जा रही है और उसके आगे कोई और एक गाड़ी है और पीछे से हॉर्न बजाए, तो एम्बुलेंस का रूल है कि अगर कहीं भी रास्ते में एम्बुलेंस हो तो उसे साइड पहले देना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है भारत के संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार। अब अगर मान लो कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है और पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है और वो अपने दर्पण में देखा, तो जो एम्बुलेंस सीधा सीधा लिखा था उसको कैसा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा ना, क्योंकि प्रतिबिंब तो उल्टा ही बनेगा। तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि क्या है, एम्बुलेंस है कि पुलिस की गाड़ी है। फिर वो कैसे साइड देगा, गलती हो सकती है। इसलिए ऑलरेडी पहले ही उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस पे कि जैसे दर्पण में देखे तो क्या हो जाए, सीधा हो जाए और वो आसानी से समझ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो कुछ लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के हैं जिनका उल्टा बनता है और कुछ का नहीं बनता है, ध्यान देना। मलयालम, मलयालम नहीं होता है। देखो ए है। अगर दर्पण में इसका इमेज देखोगे तो इसका उल्टा भी ए ही होगा, लेकिन अगर बी लिखा हुआ है तो इसका उल्टा बी होगा, ऐसे। अगर सी लिखा हुआ है तो इसका उल्टा ऐसे नज़र आएगा। डी लिखा हुआ है तो ऐसे नज़र आएगा। ई का उल्टा ई ऐसे नज़र आएगा। एफ का भी ऐसे ही होगा। जी अगर बनाएंगे हम ऐसे तो जी बनेगा ऐसे। एच जैसे है वैसे ही रहेगा। आई जैसे है वैसे ही रहेगा। जे बदल जाएगा, इधर को हो जाएगा ऐसे। हाँ, जे का टाउ हो जाएगा। और के का के ही रहेगा, लेकिन इस स्टाइल वाला के। यल का यल हो जाएगा। यम बनाओगे तो यम ही रहेगा। एन ऐसे बनता है ना, दर्पण में ये सिरा यहाँ आ जाता है, उल्टा ऐसे बनता है। ओ का ओ ही रहेगा। पी का पी इधर बन जाएगा। क्यू का क्यू ऐसे बन जाएगा। आर का आर ऐसे बनेगा। अब जगह है नहीं। यस का ऐसे बनेगा। टी का टी बनेगा। यू का यू ही होगा। वी का वी ही रहेगा। डब्लू डब्लू ही रहेगा। वाई डब्लू। यक्स का यक्स ही रहेगा। और वाई इस स्टाइल वाला अगर है तो ऐसे ही रहेगा, जिसे गामा कहते हैं। लेकिन अगर वाई इस स्टाइल में है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और जेड अगर ऐसे होगा तो जेड ऐसे बनेगा। अब इतना अक्षर कोई याद थोड़ी ना कर पाएगा। इसमें से कुछ लेटर है जिनका नहीं बना है, जैसे देखो यच का नहीं बन रहा है, यच आई डब्लू ये ऐसे है ना। तो ऐसे एक कोड वर्ड लिख देता हूँ, उसे याद रखना जिसका नहीं बनता है। कोड वर्ड है वे टू हिम यक्स यू वी। ये वो अक्षर है जिनका कभी भी इन्वर्स नहीं बनता है, यानी उल्टा नहीं बनता है। वे टू हिम एक्स यू वी, अर्थात एक्स यू वी गाड़ी समझते हो ना, जानते होंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, तब गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं। देखो ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में एक स्फीयर होना चाहिए,
किसका? ग्लास का। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट, ग्लास का एक स्फीयर होना चाहिए और खोखला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यस। ऐसे किसी खोखले गोले को जो पारदर्शी है, समांगी है और गोलीय है, बीच से काट दिया जाए ऐसे, तो इसके दो टुकड़े बन जाते हैं। एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे, दो पार्ट बनेगा। जो इस गोले का केंद्र है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में तो वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। गोले के केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक की दूरी भी तो होगी, इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। और ये जो व्यास दिख रहा है आपको दर्पण का, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोले का ये व्यास ही तो है। जो व्यास होता है गोले का, इस व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। अंग्रेजी में आपर्चर कहते हैं। जो गोले का व्यास है उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो यहाँ से ये दर्पण का द्वारक बनेगा, ये भी दर्पण का क्या है? द्वारक ही है। यहाँ हुआ वक्रता केंद्र, यहाँ बीच में होगा वक्रता केंद्र। इस गोले के एक भाग का जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु, उसे पी कहते हैं, पोल। हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ऐसे ठीक यहाँ पर एक पॉइंट पी होगा जिसे पोल कहा जाएगा, ध्रुव होगा। इस ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए, इसे दर्पण की अक्ष कहते हैं। दर्पण की अक्ष या इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। अब इस दर्पण पे पेंट लगाना है, क्योंकि ये है तो कांच ही ना, और कांच प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन करता है। परावर्तन तभी करेगा जब इस पर मेटल का पेंट लगा देंगे। तो हम पेंट लगाएंगे अगर हमने इंटरनल यानी आंतरिक यानी दबे हुए भाग पर पेंट लगाया, तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से। और अगर हमने उभरे हुए भाग पर पेंट लगा दिया तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होगा। जो सरफेस इंटरनल है उसे कहते हैं ब्लग्ड इन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लग्ड इन। और जो बाहर है उसे कहते हैं ब्लग्ड आउट, ब्लग्ड आउट। तो एक दबी हुई सतह पर पेंट लगा हुआ है और यहाँ उभरी हुई सतह पे पेंट लगा हुआ है। जहाँ दबी हुई सतह पे पेंट लगा हो और उभरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो, ऐसे दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा, जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से हो रहा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके एक सिरे पर पेंट करते हैं और दूसरा सिरा परावर्तक होता है। अगर दबी हुई सतह पर हमने पेंट लगाया और उभरी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण है। और अगर उभरी हुई सतह पे पेंट किया गया और दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हुआ? 2। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या है? जो गोले का त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या है।
दर्पण का द्वारक क्या चीज़ है? जो गोले का व्यास है वही दर्पण का द्वारक है। वक्रता केंद्र क्या चीज़ है? जो गोले का केंद्र है वही वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष क्या होगा? ध्रुव से। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के बिल्कुल मध्य भाग वाले बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, पोल। ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ध्यान से समझना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस। तो जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है। ये अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल का फोकस क्या होगा? दर्पण के पीछे होगा, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं होगा फोकस। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसके बाद इस गोलीय दर्पण में और भी परिभाषाएं हैं। नहीं लिखा, परिभाषा नहीं लिखाई जाएगी। इंटर में आपको ये गोलीय दर्पण का केवल परिचय बताया जाएगा, लिखाया कुछ नहीं जाएगा। इसमें से जो लिखाया जाएगा वो है गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के परावर्तन का फॉर्मूला। लेकिन वो जो आपने पढ़ा था हाई स्कूल में वो फॉर्मूला नहीं, यहाँ कुछ अलग ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे कुछ सूत्र बनाए गए थे जिन्हें मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र कहा जाता है और आपने इन्हें पढ़ा होगा हाई स्कूल में। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। इस फार्मूले की एक विशेषता होती है कि इसमें जो ज्ञात होता है उसे चिन्ह सहित रखते हैं और जिसका मान अज्ञात होता है उसका चिन्ह नहीं रखते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो UVF में से जिसका मान पता रहेगा उसको चिन्ह सहित रखना और जिसका मान नहीं मालूम उसका चिन्ह नहीं लगाएंगे और बाद में चिन्ह सहित वो मान हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर हम आपसे पूछे कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, किस वैज्ञानिक की खोज है ये सूत्र? बताओ, ये फॉर्मूला किसका है? नहीं मालूम? ये फार्मूला, हाँ रह दो, ये सभी सूत्र दिए गए हैं गॉस के द्वारा। गॉस का नाम सुना है? पहले चैप्टर से ही आपके साथ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। गॉस उन्हीं की देन है। और जो ये रचना बनाते हो कि ये किरण ऐसे आई ऐसे चली गई, ये ज्यामिति किसने बनाया था? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल बनता है। 2 फार्मूले हो गए और इंटर में इन दोनों फार्मूलों का हमें उपयोग करना है, डिराइव नहीं करना है। ठीक है, जो डिराइव करना है वो कुछ और है, वो डिराइव करना है वो ये है n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये सब यहाँ सीखना है। बट फिलहाल इसके बाद देखो चिन्ह परिपाटी आपको बता देते हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए जिससे। चिन्ह परिपाटी जो x अक्ष और y अक्ष का रूल है वही इस पे लगता है। ठीक एग्जैक्ट, x एक्सिस एंड x डैश y एंड y डैश। x पॉजिटिव होता है और डैश, और y पॉजिटिव और y डैश नेगेटिव होता है। और ये होता है मूल बिंदु। जहाँ पे मूल बिंदु है वहाँ पे क्या मानेंगे हम? पोल। क्या मानेंगे? पोल। अब अगर आप पोल लेते हो इधर और दर्पण बनाया है ऐसे, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। तो इस पोल के लेफ्ट में जितनी डिस्टेंस होगी
वो सभी डिस्टेंस क्या बनेगी, और राइट में जितनी डिस्टेंस होगी वो सब होगा पॉजिटिव। किस दर्पण के लिए, अवतल के लिए। तो अवतल का फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट में ही तो होता है, तो इसकी फोकस दूरी सदैव क्या ली जाएगी, निगेटिव, ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण कहाँ बनाएंगे, उत्तल दर्पण अगर हम ध्रुव को यहाँ रखते हुए बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और यहाँ पेंट लगा होगा, ऐसे ही तो होगा, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ है, राइट साइड में, राइट साइड में है ना, तो इसकी फोकस दूरी को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस इस ध्रुव के लेफ्ट में होंगे वो सब निगेटिव, और जो राइट में होंगे वो सब पॉजिटिव। और इसके बाद जो डिस्टेंस अपवर्ड होगा, जैसे कोई वस्तु आपने यहाँ रखा तो वस्तु की लंबाई सदैव क्या होगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर अर्थात वाई दिशा में है, और वाई दिशा में डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। तो वस्तु की लंबाई धनात्मक। अगर प्रतिबिंब डाउनवर्ड बन रहा है, नीचे की दिशा में बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि वाई डैश डायरेक्शन में ये निगेटिव होता है, तो y2 हो जाएगा निगेटिव। इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसे आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। m बराबर -b/u बराबर y2/y1। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतना नोट किया जाए, तब इसके बाद बताते हैं और